रेल मंत्री से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में रेल नेटवर्क पर हुई चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना की मांगी मदद। देहरादून पहुंचा भारत चीन सीमा पर शहीद टीकम का पार्थिव शरीर। परिवार में मचा कोहराम। पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए घर में उमड़े लोग। बीजेपी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएगी पार्टी। 10 लाख जगहों पर होगी पीएम मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग। देहरादून में पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण। चारधाम यात्रा में सख्ती से लागू होगी कोविड की गाइडलाइन। जांच और टीकाकरण में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश। यात्रा मार्गों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने के भी दिए निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बीजेपी 6 अप्रैल को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पार्टी के स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में भी पार्टी के स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला, मंडल, ब्लॉक और बूथ लेवल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस दिन हम पूरे देश भर में पूरे जश्न के साथ में, पूरे हर्षोल्लास के साथ में इस दिवस को हम मना रहे हैं। उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को 9:45 पर संबोधित करेंगे। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं देश भर में, और हम उत्तराखंड की योजना के बारे में आपको बताएंगे, तो प्रत्येक कार्यकर्ता के घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा। और जो भी हमारे कार्यालय हैं, मंडल स्तर पर हैं, जिला स्तर पर हैं, प्रदेश का कार्यालय हमारा है, इन पर हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण करेंगे। जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है उनके घर में ध्वजारोहण होगा और ध्वजारोहण के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सभी लोग प्रत्येक बूथ पर सुनेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में पूर्व सैनिक पेंशन विसंगतियों से परेशान हैं। जिले के 300 पूर्व सैनिकों ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों का कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद भी सैनिकों की दशा नहीं सुधर पाई है। सेना के अफसरों के द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर पूर्व सैनिकों को पेंशन नहीं दी जा रही है। अन्य पहाड़ी राज्यों के पूर्व सैनिकों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों की पेंशन घटाई जा रही है। 1 रैंक 1 पेंशन को चंद सेना के अधिकारियों के हाथ में थमा करके यतिश्री कर ली गई है। सेना के अधिकारी इसे धरातल पर लागू नहीं कर पाए हैं। पूर्व सैनिकों का यह भी कहना है कि अगर केंद्र सरकार पेंशन की विसंगतियों को दूर नहीं करती है तो पूर्व सैनिक संघ केंद्र सरकार को गद्दी से नीचे उतार देगा। जम्मू कश्मीर की भी सेम परिस्थिति है, लेकिन देखो कितना वहां पर जाता है, कितना वहां पर जो है सरकार देती है, उत्तराखंड को कुछ नहीं देती है। हमारे पास एक साधन था फौज में जाने का, उसका भी हमारा अग्निवीर बना दिया। अब हमारा कोई वीर बनेगा नहीं। हम सरकार से बोरी भर के रुपया नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। यही कहना मेरा है। हमारी उत्तराखंड सरकार चाहे तो उसको उस हीरे की तरह यूज कर सकती है। कहीं पर भी आपदा में कहीं पर भी हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे साथ ये बेइंसाफी हो रही है, इसके बारे में हमारे राज्य सरकार के हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सांसद हैं, उनको हमारे मोदी जी को बताना चाहिए कि हमारा प्रदेश भी इस व्यथा से पीड़ित है। नहीं तो हम संगठन के माध्यम से, हम कमांड के हिसाब से चलते हैं, जो हमारे सीनियर कहेंगे हम पूर्ण विरोध करेंगे और हो सकता है 2024 में सत्ता से बाहर कर देंगे। जिन लोगों के लिए लागू था ये OROP, जो जिसको जबरदस्ती घर भेजा जाता है, जिसको बायोडर घर भेजा जाता है, उन लोगों के लिए लगे, ऊपर वालों के लिए नहीं थी। ये जो 60 से 65 साल तक सर्विस करके आते हैं, ये उनके लिए नहीं थी। ये उनके लिए थे, जवानों के लिए, जो सुविधा मेजर से नीचे जिनको बायोडर घर भेजा जाता है, जो 25 साल में, 20 साल में, 70, फिर कितनी बड़ी विसंगतियां हैं। भूतपूर्व सैनिक जो आए हैं OROP 2 के बारे में, उसमें उन्होंने कुछ विसंगतियां पाई हैं, जो कि वो बोल रहे हैं कि जो जूनियर कमीशन वर्ग हैं और वीर नारियां
हैं जिनकी पेंशन कम कर दी गई है, गुणांक एक जैसा नहीं रखा गया है। तो 5-6 उनके मुद्दे थे जो उन्होंने उसको पत्र प्रेषित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में और महामहिम राष्ट्रपति जी को, और रक्षा मंत्रालय के लिए उन्होंने पत्र लिखा जो मेरे माध्यम से हम उनको भेज देंगे। लोहाघाट में जिले के पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने सैनिक विश्राम गृह से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। संगठन जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव ने बताया कि पूर्व सैनिकों की 4 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति, MSP की विसंगति, विकलांग पेंशन की विसंगतियों और पारिवारिक पेंशन की विसंगतियों को सरकार जल्द से जल्द दूर करे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन सैनिकों ने देश की रक्षा में अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी ड्यूटी निभाई, कई सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, कई सैनिक विकलांग हुए। आज उन सैनिकों और उनके परिवारों के साथ सरकार अन्याय और भेदभाव कर रही है। पूर्व सैनिकों ने मांग रखी है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। तो उनके जवानों की फैमिलियों को 12,000 से लेकर के 18,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है, जबकि अधिकारी की फैमिली को 58,000 से लेकर के 65,000 रुपए तक पेंशन दी जाती है। क्या 12,000 रुपए में हमारे सिपाही की फैमिली अपना गुजर बसर कर सकती है? यह कतई भी संभव नहीं है। इन चारों विसंगतियों को दूर करने के लिए हम आज अपना उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग लोहाघाट एसडीएम, अपने जिले के लोहाघाट के एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपकर माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को उप जिला अधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंप रहे हैं। 2014 के अंदर हमें दिया था, उसी रेशो को मानते हुए 1 अनुपात के हिसाब से, 1 गुणांक के हिसाब से अगर आप हमारी पेंशन को बढ़ाते हैं तो हमारी कोई भी संगतियां नहीं होती है। दूसरी जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, MSP है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और जहां तक है MSP तो हम कोर्ट से भी जीत रहे हैं, हम लेवल में आएंगे, लेकिन विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का विशेषकर ध्यान दिया जाए। महोदय, हमारा यह आग्रह है आपसे। और जब तक आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, 2024 नजदीक है, हम अपने घर घर जाके दुष्प्रचार करेंगे कि सरकार ने जब जवान को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है तो आपको कहां पहुंचाएगी। हम इस प्रकार से दुष्प्रचार करके इस सरकार का विरोध करेंगे। मंडल आयुक्त दीपक रावत अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान चंपावत के टनक पर पहुंचे, जहां उन्होंने बनबसा क्षेत्र में निर्माणाधीन भारत नेपाल सूखा बंदरगाह का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय जिलाधिकारी और अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की, जिसमें क्षेत्र के विकास कार्यों की गतिशील योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 लेन हाईवे का निर्माण प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसे 177 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। और 4 लेन कनेक्टिविटी जिससे इंडिया नेपाल के बीच बनेगी और 177 करोड़ की इसकी कॉस्ट है और 2024 में इसे कंप्लीट होना है जुलाई के आसपास। इसमें कुछ काम इनफैक्ट शुरू भी हो गया है। जो जगबुड़ा नदी है उस पर एक ब्रिज का काम शुरू हो गया है और कुछ माइनर ब्रिजेस के काम भी शुरू हो गए हैं। एक थोड़ी सी अड़चन इसमें भी ये है कि कुछ यहाँ पे जो पुराने बासिंदे फॉरेस्ट लैंड पे थे उनको भी मुआवजे की फाइल बन गई है, वो मिलना बाकी है। नाप लैंड पे जितने भी मुआवजे थे वो बांट दिए गए हैं और कुल मिला के आई थिंक इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था में इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम अभी दूसरी जगह से जाता है वो यहाँ से होके नेपाल को जाएगा, तो कुल मिला के आई थिंक एज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट। उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ विकासखंड अंतर्गत आने वाले कोटबागी में सड़क निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय में तालाबंदी भी कर दी। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं होता तब तक वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कई बार विगत मुझे लगता है 4-5 बार इसी रोड के मामले में हम लोगों ने इनके अधिकारियों को बताया है कि टाइम पे कार्य पूरा हो जाए। हम लोगों को, हम पार्टी कार्यकर्ता है, हमें लज्जित होना पड़ रहा है। हमारे प्रभारी मंत्री जी पहले आए थे, उनके द्वारा भी इनको कहा गया, तब भी इन्होंने काम पूरा नहीं किया है। हमें मजबूरन तब सब लोगों को जो है यूनाइटेड होकर यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि ये इस तरह से मानने वाले नहीं है। और अब तो यह है कि अब हमने ठान लिया है कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। कोटबागी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु बैठे हैं
और ये निर्माण कार्य जो है लगभग 2016 में स्वीकृत हो गया था। आज जो है 2023 लग गया और अभी तक जो ये रोड का कार्य जो प्रारंभ से है, स्टार्टिंग से है, वहाँ से कोई कार्य अभी नहीं हो पा रहा है, जिस कारण जो है हमें मजबूर होकर के यहाँ की जनता को, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को और यहाँ कर जितने भी शुभचिंतक हैं सभी लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ा ताकि ये सड़क मार्ग का कार्य पूरा किया जाए। और इसमें जनता तब तक नहीं मानेगी जब तक ये कार्य प्रारंभ न हो और जब तक ये कार्य पूर्ण न हो। तालाबंदी भी की गई है और धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बॉन्ड है जिसको 9 महीने का टाइम था इसमें, लेकिन कुछ ग्रामीणों का विवाद रहा, कुछ फिर बीच में ऑल वेदर की उससे रोड की वजह से कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्टर की कमी भी रही है, तो वो लेट हो गया है। इस समय 2023 में उसका काम लगभग फाइनल स्टेज में है। अभी लगभग 700-800 मीटर के आसपास की पेंटिंग बची है और बीच में जो हमारा मार्केट वाला एरिया है इसको पहले स्टेज 1 में भी परित्याग के लिए किया गया था, फिर स्टेज 2 में इसको 1 किलोमीटर को परित्याग के लिए उच्चाधिकारी को भेजा गया था, जिसकी कि उच्चाधिकारियों द्वारा भी स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने इसको कार्य करने के लिए स्वीकृति दी है। चंपावत और लोहाघाट क्षेत्र में साइबर ठग लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ठग कई व्यापारियों के फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट नंबर बना करके उनके परिचितों और रिश्तेदारों से रकम मांगते हैं। ताजा मामला सामने आया जहां चंपावत के जिला सूचना अधिकारी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर उनके रिश्तेदार से 30,000 रुपए ठग लिए गए। नगर पालिका कर्मी मनीष ने बताया कि साइबर ठगों ने उनकी डीपी लगाकर उनके कई रिश्तेदारों से व्हाट्सएप मैसेज करके पैसों की डिमांड की। तो वहीं लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि पुलिस और साइबर की टीमें ठगों का पता लगाने में जुटी हैं। उन्होंने लोगों से साइबर ठगों के बहकावे में न आने की भी अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में करोड़ों रुपए के खर्च से बनाए गए आर्च ब्रिज की हालत मात्र 5 सालों में ही जर्जर हो गई है। करीब 60,000 से ज्यादा आबादी को जोड़ने वाले और सैकड़ों गांव की लाइफलाइन आर्च ब्रिज को बीते साल 2018 में 35 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, जिसका उद्घाटन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, जिसकी हालत आज जर्जर हो चुकी है। तो वह इस आर्च पुल का जायजा IND24 के संवाददाता दीपक नौटियाल ने लिया। आर्च ब्रिज जो है सर हमारा जोगत मोटर मार्ग चिन्याली सोड़ में पड़ता है। ये देवी सोड़ आर्च ब्रिज है। इसकी काफ़ी नाजुक स्थिति बनी हुई है। 1.5 साल से ये टूटने की कगार में आ गया। इसका जो भी कंकर पत्थर दिखाई दे रहा है पूरा खत्म हो चुका है। इसमें सरकार के द्वारा कोई भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आर्च ब्रिज में जब इसका निर्माण हुआ था तो करोड़ों को बजट में यह बना था, पर वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो जो कार्यदायी संस्था है वो इस आर्च ब्रिज की ओर ध्यान नहीं दे रही है। एक समय था जब वो एक पिकनिक स्पॉट बन चुका था, एक सेल्फी पॉइंट बन चुका था, पर आज अगर आर्च ब्रिज चिन्याली सड़क की स्थिति देखें तो वो एकदम जीरो हो चुकी है। कार्यदायी संस्था इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तमाम बार दिचली गमरी क्षेत्र के जो मुख्य द्वार एवं उत्तरकाशी का जो मुख्य द्वार है, जो कि टिहरी और उत्तरकाशी की जनता के लिए एक ऐसा पॉइंट था, व्यू पॉइंट था, पर अब शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तमाम बार क्षेत्रवासियों ने, स्थानीय लोगों ने इसके लिए मांग करी कि आर्च ब्रिज को सुधार किया जाए, इसको एक पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए। तमाम बार कई बार मांग की गई इसके डामरीकरण की, चाहे वहाँ पर ओवरलोडिंग की, हमने कहा था कि वहाँ पे उसकी थोड़ा सा पाबंदी लगाई जाए कि ताकि वहाँ पर ओवरलोडेड ट्रक हो, चाहे बड़े बड़े वाहन हो, उनको इस तरीके से एक सीमित तरीके से जाने दिया जाए ताकि पुल जर्जर स्थिति में न हो। आर्च ब्रिज की स्थिति जब से जिस तरीके की है अभी तक वही स्थिति, आज सारा वहाँ का जो भी उस पर काम हुआ था वो सारा उखड़ चुका है। और स्थितियाँ ऐसी है कि पहले वहाँ पर्यटक सुबह शाम दिन में वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर एक पर्यटक स्थल बन चुका था और उस पर्यटक स्थल को ख़त्म करने का इस भाजपा की सरकार ने पूर्ण रूप से इस पर्यटक स्थल को ख़त्म किया है। और आने वाले समय में अगर वहाँ पर सरकार काम नहीं कराती है तो हम सब लोग मिलके, कांग्रेस चिन्याली सौड़ के सभी लोग मिलकर हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जो आर्च ब्रिज है ये 162 मीटर स्पान का है और 2014 से 2018 के बीच में ये पुनर्वास खंड, सिंचाई खंड टिहरी द्वारा बनाया गया है। क्योंकि हम यहाँ पे टेक्निकल मेन डिपार्टमेंट है चिन्याली सौड़ नज़दीक होने के कारण, तो हमने खुद ही इनिशिएट करा भाई कि जो टेक्निकल चीज़ें दुरुस्त रहे, रोड हमारी आगे पीछे
तो इसलिए हमने इसको इनिशिएट करा कि भाई जो जिस स्थिति में उस स्थिति में इसको हैंड ओवर टेकन ओवर की हमने कार्रवाई करी है। तो 14-15 मार्च के बाद हमारे पास ये आए है पुल जो है। अब इसका डेकिंग का मास्टिक एस्पार्ट उसमें कुछ उखड़ रही है, तो उसका एस्टिमेट हम भेज रहे हैं गवर्नमेंट को, तो स्टेट शासन को जाएगा और जो भी उसमें कॉस्टिंग आएगी तो उस तरह से जो है एस्टिमेट हमारा बन गया। लगभग 59 लाख का हमारा एस्टिमेट बना है, तो उसको भेजेंगे, फिर सैंक्शन हो तो फिर कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट की बाल विकास परियोजना अधिकारी लक्ष्मी पंत को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। इस अवसर पर लक्ष्मी पंत ने कहा कि उन्हें अपने सहकर्मी बहुत याद आएंगे। उन्होंने मुझे अपने कार्यकाल के दौरान काफी सहयोग दिया। तो वहीं विभाग की ब्लॉक समन्वयक आशा सामंत और बाल विकास कर्मियों ने कहा कि सीडीपीओ लक्ष्मी पंत एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थी। उनके नेतृत्व में हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने विभाग और महिलाओं के उत्थान के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सीडीपीओ लक्ष्मी पंत की गिनती जिले के ईमानदार अधिकारियों में होती है। लोहाघाट बाल विकास परियोजना के अधिकारी लक्ष्मी पंत को विदाई दी गई है। बहुत ही मृदुभाषी स्वभाव की रही है और अपने काम के लिए काफ़ी कर्मठ थी। आज हमें इनके जाने का जहाँ एक और दुख है और इनके लिए खुशी भी है कि आज ये अपने परिवार से मिलेंगी, आज अपनी सरकारी सेवाएं पूर्ण करने के बाद ये अपना हंसी खुशी आगे अपना जीवन व्यतीत करें। यही हमारी भगवान से शुभकामनाएं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सम्मानित मैम हमारी सीडीपीओ आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी पंत मैम के साथ काम करने का मौका मिला और मेरी तो वो एक प्रेरणादायक एक माँ के स्वरूप है। वो मुझे हमेशा ऊंचाई के शिखर पर देखना चाहती हैं और वह उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जाऊं और बेहद खुशी भी है कि मैम अपने परिवार के साथ जा रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि एक परिवार में मुखिया होता है जो जिसके संरक्षण में हम इतना काम करते हैं और काम करने की नई नई प्रेरणा सीखते हैं और दुख इस बात का है कि आज हमारा मुखिया जा रहा है। बाल विकास विभाग में अपनी 38 साल की सेवाएं दी हैं और मुझे अपने विभाग के अंतर्गत सभी सहकर्मियों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और बहुत प्यार मिला। और चंपावत में मुझे 15 साल हो गए हैं, तो मुझे चंपावत की जनता का इतना प्यार मिला, इतने जनप्रतिनिधियों का, सहकर्मियों का, अधिकारियों का, जिला स्तरीय अधिकारियों का, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का। ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। अब मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अब मैं अपने दिन बिताना चाहती हूँ। धन्यवाद। कर्मियों को ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी ड्यूटी पर अपनी ईमानदारी से करें, क्योंकि ईमानदारी से काम करने पर ही इसमें उन्नति होती है। और जो भी मतलब हमें पैसा मिलता है, गवर्नमेंट पैसा देती है, तो वो सही काम आता है। वो पैसा ईमानदारी से हम लोगों ने काम करना चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहूँगी। देश भर में हनुमान जयंती को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं भगवानपुर के डाडा जलालपुर में शोभा यात्रा निकालने को लेकर के दो पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। इसे देखते हुए हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे एसएसपी अजय सिंह थाने पहुंचे, जहां दोनों पक्षों को बुलाकर जानकारी ली गई। शोभा यात्रा की रूट को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। डीएम ने कहा कि शोभा यात्रा को लेकर एक टीम को गांव भेजा गया है, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर कुछ इशू चल रहे थे यहाँ पर भगवानपुर थाना क्षेत्र में डाडा जलालपुर में। इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय और सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई है। साथ ही साथ जो उस क्षेत्र के गांव के लोग मौजूद लोग हैं उनको भी वहां पर बुलाया गया बैठक में और दोनों पक्षों से सभी पक्षों राय मशवरा किया गया और रूट को जो है असेस किया जा रहा है। इसके बाद प्रशासनिक जो निर्णय होगा उस संबंध में सबको अवगत करा दिया जाएगा। जो निर्णय होगा वो प्रशासन पुलिस का संयुक्त होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम लोगों की ओपिनियन जानते हैं। लास्ट ईयर कुछ इशू आए थे, काफ़ी घटना हुई थी, तो उसको देखते हुए असेसमेंट किया जाएगा और आगे क्या हम उसको किस तरह से जुलूस की अनुमति देंगे, क्या कंडीशंस होंगी या किस रूट से दिया जाएगा, सभी पर अभी हमने ओपिनियन मांगी है और इसका निर्णय जो है जब सारे हमारे अधिकारी लोग बैठेंगे और रूट की विजिट के लिए अधिकारियों को भेजा गया तो उसके बाद ही इसका निर्णय हो पाएगा। डाडा जलालपुर में जो हनुमान जयंती पर अनुमति के संबंध में इसमें सभी पक्ष के लोगों को बुलाया गया था, उनसे विस्तार से बातचीत कर ली गई है। इसके बाद अधिकारियों की एक टीम पुनः गांव में भेजा गया है पूरे स्थिति का आकलन करने के लिए। उसके बाद हम लोग इसमें निर्णय करेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। सभी परिस्थितियों पर विचार हो गया है, दोनों पक्षों की बात सुन ली गई है। इसके बाद मौके का आकलन करने के लिए भी यहाँ से अधिकारियों की टीम भेज दी गई है गांव में। उसको देखने के बाद जैसा मैंने बताया हम लोग पुनः रिव्यू करके तब अंतिम निर्णय लेंगे कि हमें वहाँ क्या करना। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। बारिश के कारण उत्तरकाशी में ठंड का असर शुरू हो गया है। हालांकि अभी अप्रैल महीना चल रहा है।
किसी समय यहाँ हल्की गर्मी भी शुरू हो जाती थी, पर इस बार लगातार मौसमी बारिश के कारण फिर से ठंड लौट आई है। बात करें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, तो अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों की जहां फिर से ठंड पड़ चुकी है। लगातार मौसम खराब होने से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस बारिश से चारधाम यात्रा पर भी असर पड़ सकता है। अगली खबर देहरादून से है, जहां कोर्ट का आदेश मिलने के बाद राजीव भरतरी दोबारा वन प्रमुख का चार्ज लेने मुख्यालय पहुंचे। दरअसल 25 नवंबर 2021 को कई अनियमितताओं के चलते उन्हें पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद भरतरी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अब कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि उन्हें फिर से वन प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो ये राजीव भरतरी का कहना है कि इस दौरान उन्होंने काफी आत्ममंथन किया है और सीखा है। निर्देशानुसार अपने सीमित जो मेरा सेवा काल शेष है 37 साल का, उसमें मैं जो भी योगदान दे पाऊँ। मैं देहरादून में जन्मा हूँ, देहरादून में पला हूँ, यहीं का निवासी हूँ। सेवा में आने से पहले भी मेरा संरक्षण, प्रकृति संरक्षण में रुझान रहा है और सेवानिवृत्ति हो जाएगी उसके बाद भी ये प्रयास जो है वो तो जारी रहेगा। जोशीमठ का कृषि विभाग सीमांत किसानों को जागरूक कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक क्रांति लाने के लिए बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए सबसे छोटे ट्रैक्टर पावर वीडर से फसल की निड़ाई और गुड़ाई के बारे में जानकारी दी गई। ये घास खरपतवार को काटकर मिट्टी में ही मिला देता है। साथ ही साथ पहाड़ों में इसके अलावा इससे छोटी जोत वाले किसान जुताई भी कर सकते हैं। जोशीमठ में कृषि विभाग के अधिकारी रघुवीर सिंह गमदी बताते हैं कि इस योजना में पावर वीडर किसानों को बांटे गए हैं। पर्वतीय सीमांत क्षेत्रों में छोटी जोतों में खेती बाड़ी बहुत कठिन काम माना जाता है। इस पावर वीडर ने पर्वतीय क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। लक्सर स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल को लक्सर के चंदन पैलेस परिसर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले आ रहे हैं, जिसे लेकर के पार्टी के पदाधिकारी जनसंपर्क कर रहे हैं। तो वहीं पार्टी के प्रदेश सचिव संदीप कुमार ने बताया कि क्षेत्र के मूल मुद्दों के साथ साथ किसानों की समस्याओं को लेकर के भी आवाज बुलंद की जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी की नई लहर आए और यह पार्टी आगे बढ़े। हम तो किसानों के लिए काम करते हैं और किसानों का मुद्दा ही उठाएंगे मंत्री जी के सामने और किसानों की बात करेंगे। यहाँ मंडी की वो मांग करेंगे, बड़ी मंडी हो जाए अनाज की उत्तराखंड में और गन्ने का रेट थोड़ा बढ़ जाए। माननीय मंत्री जी 6 अप्रैल को परसों यहीं पे चंदन पैलेस में लक्सर में आ रहे हैं। हमने उनकी यहाँ पे एक बड़ी जनसभा रखी है। ये एक मांग करता हूँ, एक समर्थन की आशा करता हूँ कि क्षेत्रीय जनता मेरे साथ में आएगी, हमारे साथ में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में परसों माननीय मंत्री जी का जो जनसभा होगी उस जनसभा में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। हमारे जो मंत्री जी में 6 अप्रैल को यहाँ चंदन पैलेस में लक्सर में आ रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि मंत्री जी यहाँ पर आकर कुछ जो यहाँ की धरातल की समस्या है जो केंद्र तक नहीं पहुँच पाती उन सब में सुनेंगे और उनका जो भी जिस तरह से भी उनका समाधान होगा निकालने की कोशिश। गेहूँ की जो फसल इस बार ओला बारिश होने की वजह से नष्ट होगी किसानों की, वो बहुत बड़ी दिक्कत है और मैं पहले भी ये मुद्दा किसानों का कई दिन से उठाता आ रहा हूँ। तो यही है कि हम चाहेंगे कि मैं आकर यहाँ पर उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करें जो किसान की फसल नष्ट हुई उनके लिए कुछ मुआवजा का प्रावधान। आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार के महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संगठित करना और कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। को स्थापित करना, संगठित करना और कांग्रेस की जो भावनाएं हैं उनको सभी संगठनों को,
सभी समाज के वर्गों को अवगत कराना, कांग्रेस ने क्या क्या देश को दिया, क्या क्या प्रदेश को दिया और क्या क्या रोजगार जो भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। आप एक उदाहरण है, छोटा सा नगर पालिका क्या नगर निगम, HDA, ये BHL के जो सरकारी जो ऑफिस होते थे उनमें चपरासी की नौकरी मिल जाती, चपरासी, बाबू, क्लरिकल, पानी पिलाने वाला, सफाई वाला, ड्राइवर। केवल और केवल पूरे देश में ये नौकरियां अगर किसी ने बंद की हैं, गरीब आदमी का रोजगार बंद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले ये काम किया, पाबंदी लगाई है, उसको कहीं आउटसोर्सिंग कर दिया, कहीं प्राइवेट को दे दिया। अरे गरीब आदमी को रोजगार वही तो मिलता था। जिले की कांग्रेस, प्रदेश की कांग्रेस की एक ही मांग है कि ये प्रतिबंध हटना चाहिए, गरीब को रोजगार मिलना चाहिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।